मैं वैचारिक मॉडल पर जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल है उस पर फिर से जोर दे रहा हूँ। इस मॉडल में दो सिस्टम है, एक मल्टी रोटर सिस्टम है, दूसरा इस मल्टी सिस्टम में होवरक्राफ्ट सिस्टम है जो फ्रेम के संबंध में जुड़ा हुआ है, जो इस विशेष रोटर को रखने के लिए कोड की ताकत है। आप इस विशेष मल्टी सिस्टम में सभी उप तत्वों के बीच जुड़े हुए हैं, इसलिए जब भी इसकी बात आती है तो उच्च शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी उसकी ताकत पता होनी चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है सब सिस्टम लोड सहित पेलोड लेने के लिए इस विशेष फ्रेम को स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए इस मामले में हमने लगभग 7 किलोग्राम का पेलोड माना है और इसका वजन लगभग 25 किलोग्राम हो सकता है। कुल मिलाकर इस सिनेरियो में इस संपूर्ण एकीकृत प्रणाली की विशेष संरचना का लगभग 30 से 35 किलोग्राम वजन होगा। क्या इस विशेष फ्रेम की ताकत विशेषताएं इस भार को झेलने में सक्षम थी या नहीं थी? इसलिए फेंट तत्व विश्लेषण के संबंध में पहला मूल्यांकन है और दूसरा पहलू है होवरक्राफ्ट। और इस होवरक्राफ्ट में हमें दो महत्वपूर्ण भाग मिले हैं, एक है हल और दूसरा है पतवार में एक स्कर्ट, जो इस संरचना का एक भार वहन करने वाला सदस्य है जिसमें बैटरी पेलोड भी शामिल है। आप जानते हैं कि विभिन्न उप प्रणालियां सभी इस पतवार संरचना के शीर्ष पर हैं, इसलिए इन सभी भारों को झेलने के लिए पतवार संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो पतवार पर अलग अलग बिंदुओं अलग अलग स्थानों पर आ रहा है। तो आपका पतवार कितना अच्छा है, इस विशेष एच की संरचनात्मक ताकत कितनी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ये विशेष लोडिंग स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। इसलिए यह भी है कि सभी तत्वों, सभी उप प्रणालियों, सभी सेंसरों, सभी जल नमून प्रणालियों, आप सब कुछ बैटरी को रखने के मामले में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस विशेष एकीकृत प्रणाली की असेंबली जो भी हो पतवार संरचना पर होगी, इसलिए इसे बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। ताकत विशेषताओं के लिए तीसरा पहलू स्कर्ट है, जिसे हम एक केंद्रीय डक्ट फैन के संबंध में एक एयर कुशनिंग प्रभाव डाल रहे थे और डक्ट फैन घूम रहा है और स्कर्ट के अंदर दबाव उत्पन्न करने में सक्षम होगा। यह स्कर्ट स्कूनिंग किया जाएगा, फुलाया जाएगा, यह होगा जल निकाय के साथ आगे बढ़ते हुए स्कर्ट पर कितना प्रेशर डाला जाता है, यह दबाव की विशेष लोडिंग स्थिति को झेलने के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। दबाव भार स्कर्ट पर कार्य कर रहा है और कितना दबाव कार्य कर रहा है, क्या यह विशेष दबाव झेलने में सक्षम है, वह विशेष एच सामग्री है या नहीं है। इसलिए हम विभिन्न स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एडवांटेज के बारे में देखेंगे। हमने अंतिम टेर विश्लेषण से इस विशेष सामग्री का चयन कैसे किया है, इसलिए यह है कि ताकत विशेषताओं के संबंध में पहले जो काम हुआ था हम करेंगे। फ्रेम, हल और स्कर्ट सभी ताकत के बारे में देख रहे होंगे और हम विभिन्न पर मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। भौतिक विशेषता होंगी, हम सभी सामग्रियों की तुलना में सक्षम होंगे और यह विशेष सामग्री लोडिंग स्थितियों का सामना करने में कितनी सक्षम होगी, जो कि पहले विश्लेषण किया था। और अब मैं यहाँ चर्चा करूँगा पहले पहलू का, जिसका फ्रेम का तत्व विश्लेषण। फ्रेम वास्तव में एक्चुअली में बता रहा है कि सभी मोटरों का भार वहन करेगा, जो कुछ ही हमने कोएक्सल मोटर को देखा है। आप मान लीजिए कि हमारे पास मोटर्स का विशेष संयोजन है जो प्रत्येक मोटर क्षमताओं को लगभग 10 किलोग्राम तक सहन करने में सक्षम है। यदि एक कॉकल प्रणाली है तो प्रत्येक 5 किलोग्राम साझा करने जा रहा है, तो साथ में 10 किलोग्राम की थ्रस्ट स्थिति ले आने वाला है ताकि आप उदाहरण के लिए 40 किलोग्राम की थ्रस्ट की आवश्यकता ले सकें। उस स्थिति में आपको थ्रस्ट लोड करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं थ्रस्ट लोड लागू किया गया है, इसलिए लगभग 10 किलोग्राम है और यह लगभग 100 न्यूटन है। इस विशेष संरचना पर थ्रस्ट लोड लगाया गया है और केंद्र में हमें 7 किलोग्राम पेलोड मिला है। यह अतिरिक्त पेलोड है जो इस तरह का पेलोड आ रहा है। यह फ्रेम पर कैसे कार्य करेगा, इस थ्रस्ट लोड का प्रभाव और फ्रेम पर पेलोड भी हमें इस विशेष फ्रेम की ताकत विशेषताओं को समझने के लिए मूल्यांकन करना होगा। इसलिए हमने एक सिंपल टेट एलिमेंट किया है। तत्व मीन फिनिट एलिमेंट मॉडल में 72,000 नोट और लगभग 2,30,000 तत्व होते हैं, इसलिए बहुत भारी है। आप जानते हैं छोटे आकार के इस विशेष टेट्रल तत्व के संबंध में इस तरह की लोडिंग स्थितियों को संभालना एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास एमईएस की विशेषता और रूढ़िवादियों की तुलना में है। हम खदान की स्थितियों के संबंध में भी संतुष्ट हैं। हमने संरचनात्मक स्थैतिक विश्लेषण किया है, भले ही आप गतिशील विश्लेषण कर सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले स्तर के रूप में हमने किया है इवॉल्व के लिए बुनियादी संरचनात्मक विश्लेषण लोडिंग स्थितियों के लिए और विशेष रूप से मोटर के थ्रस्ट स्तर पर और विशेष फ्रेम संरचना पर पेलोड का सामना करने के लिए इनका मूल्यांकन किया है। इसलिए हमने जो स्थैतिक ताकत विश्लेषण का मूल्यांकन किया है यह वही है स्टैटिक एनालिसिस के लिए। जो आप बाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं कि एक छड़ी एम के बारे में जो 15 मेगा पास्कल और विस्थापन अधिकतम लगभग 2.2 मिलीमीटर है, तो इसलिए उदाहरणों में से एक था। मैं बस इसे यहाँ रखना चाहता हूँ कि तनाव मूल्यांकन जो कि स्ट्रेस एवोल्यूशन
और डिस्प्लेसमेंट एवोल्यूशन है। हमने विभिन्न सामग्रियों की तुलना की है, जैसे एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर, एबीएस, एसी, नाइट्रोब्यूटोड, स्टीन और पीक और अल्टम, जो एक प्रकार का पॉलीमर आधारित सामग्री है। इसलिए हमारे पास इन सामग्रियों की तुलना वास्तव में तनाव स्तर, स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन के संबंध में की जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कार्बन फाइबर का अधिकतम स्ट्रेस न्यूनतम लगभग 12.4 मेगापास्कल है और कार्बन फाइबर सामग्री द्वारा अनुभव किया गया है, और अधिकतम डिस्प्लेसमेंट लगभग 1.7 mm है। स्पष्ट रूप से सत्य के कारण कार्बन फाइबर उच्च स्टेंसिल ताकत रखने में सक्षम होगा, जो वजन में हल्का है। इसलिए इस विशेष कार्बन फाइबर सामग्री का उपयोग मुख्य रूप से कई यूएवी उद्योगों में फ्रेम के लिए किया जाता है। इसलिए फिर से एल्यूमिनियम होता है और अन्य सभी सामग्रियों की तुलना में न्यूनतम डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम कार्बन फाइबर का चयन कर सकते हैं। आपके पास कार्बन फाइबर सामग्री नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फ्रेम के संबंध में जा सकते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर अधिकांश युवा अनुप्रयोग, अधिकांश निर्माता भी जो ऐसा करते हैं, फ्रेम के निर्माण में अधिकांश लोग सामग्री और संरचनात्मक वजन के रूप में कार्बन फाइबर का उपयोग करेंगे, जो इस विशेष संरचनात्मक वजन की गणना करते हैं। तो इसका वजन लगभग 3.9 किलोग्राम है, जबकि एल्यूमिनियम के मामले में यह 6.6 किलोग्राम है। इसलिए यदि आप न्यूनतम विस्थापन के साथ सामग्री का वजन करना चाहते हैं तो अधिकतम तनाव का स्तर भी न्यूनतम है, तो हम विशेष कार्बन फाइबर सामग्री को चुनना होगा, जिसे हमने निर्माण के लिए एक विशेष पहलू के लिए एक सामग्री के रूप में पहचाना है। यह हमारी एकीकृत प्रणाली का हिस्सा है। हमने विभिन्न सामग्रियों जैसे मिश्रित सामग्री, फाइबर ग्लास, पॉलीयूरेथेन फॉर्मम, स्टेंसिल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के संबंध में तुलना करी है, क्योंकि इसे हल्की संरचना पर आने वाले सभी भारों का सामना करना पड़ता है, जो भी बहुत जोर से थ्रस्ट लोड होता है। जो भी पेलोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सैंपलिंग इकाइयाँ होती हैं, उनमें से अधिकांश एच संरचना पर आ रही हैं। इसलिए हमारे पास इस विशेष अन्य की एक अच्छी ताकत वाली सामग्री होनी चाहिए, अन्यथा अलग तरह से विकृत हो जाएगी। उस विशेष समर्थन का सामना करने के लिए हमारे पास एक अच्छी ताकत होनी चाहिए। इसलिए हमने इन सभी मिश्रित सामग्री फाइबर और पॉलीयूर के रूप में तुलना की है। फिर हमें एक और घटक मिला है जिसे स्कर्ट कहा जाता है। हमने सभी सामग्रियों के संबंध में तुलना की है। चूँकि नायलॉन, यूरेथन और प्राकृतिक रबर, लेपित नायलॉन, विनाइल कोड, टेन प्लास्टर के साथ हैं, इसलिए इन सभी सामग्री का उपयोग पहले से हमारे साहित्य सर्वेक्षण के अनुसार ओवरक्राफ्ट अनुप्रयोग के लिए किया जा रहा है। इसलिए हमने साहित्य सर्वेक्षण एकत्रित किए हैं और हमने इन 3 सामग्रियों को अधिकांशतः चुना है और इन 3 सामग्रियों का उपयोग किया है। हमने अपने द्वारा चुने गए साहित्य के अनुसार ही हल और स्कर्ट की तुलना की है। इसलिए पहले से मौजूद के आधार पर 3 सर्वोत्तम सामग्री का चयन किया है और इसलिए विशेष फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस में देखेंगे कि एफई विश्लेषण 10 किलो और बैटरी वजन एफएलएस एक सही सीमा स्थितियों पर थ्रस्ट है जो हल पे एक्टिंग कर रहा है। 5 आप देख सकते हैं पतवार की संरचना पर सीमा की शर्तों को कैसे लागू किया गया था और लकड़ी के फॉर्म सैंडविच संरचना से बनी पतवार सामग्री ने वजन के अनुपात में अच्छी ताकत हासिल की है। यही निष्कर्ष था हमारे आवेदन के लिए किस प्रकार की सामग्री का चयन किया जा सकता है। इसके आधार पर एक तनाव मानदंड और डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन के पैरामीटर्स के आधार पर हमने इस एसएच सामग्री की लकड़ी के फॉर्म सैंडविच के रूप में चुना है और स्कर्ट सामग्री के मामले में जैसा देखा कि पहले उल्लेख किया है, और स्कर्ट की सतह पर हमने प्रेशर लोड एक्ट किया है और इसका दबाव लगभग 731 पास्कल पिछला दबाव होता है जिसे सतह पर लागू किया जाता है। जैसा कि आप विशेष चित्र पर देख सकते हैं, स्कर्ट की विशेष आंतरिक सतह के रूप में एक दबाव भार की लंबवत कार्य कर रहा है जो स्कर्ट पर प्रेशर डाल रहा है और ये डिफॉर्म भी हो रहा है। इसलिए इस विशेष प्रेशर को कितने झेलने में सक्षम होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और कुशनिंग इफेक्ट को समझने के लिए जल निकाय पर ओवरक्राफ्ट को सुचारू रूप से ले जाने के संदर्भ में कुशनिंग प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कुशनिंग प्रभाव ठीक से नहीं हो रहा है तो ओवरक्राफ्ट में अस्थिरता होगी। हमें पानी के साथ आगे बढ़ने में कई समस्याएं होंगी, जो कि जल निकाय जो कि कितना अच्छा प्रभाव है और यह कितना दबाव डाल सकता है, कितना झेल सकता है, यह स्कर्ट के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और यह स्कर्ट का महत्वपूर्ण पहलू है। इसे हमें फुलाना होगा और इसे छोटा भी रखना होगा और पानी सतह के बीच 1 mm की दूरी रखें ताकि ये डूबे नहीं। इसलिए स्कर्ट के नीचे हिस्से की दूरी के बनाने में कुछ समस्याएं बनाए रखा जाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है, स्कर्ट पर प्रेशर है, वो वेट क्या है। इसलिए हमारे द्वारा विकसित की गई कुछ संख्यात्मक गणनाओं के आधार पर परिभाषित पैरामीटर्स हैं जो हम विशेष स्कर्ट के इस विशेष आकार के लिए 731 मेगापास्कल को अंतिम रूप दे देंगे। इसलिए इस विशेष विश्लेषण के आधार पर हमने पास उपलब्ध विभिन्न सामग्रियों की तुलना की है
जैसा कि आप जानते हैं प्राकृतिक रबर नायलॉन के संबंध में यूरेथेन, यूटिन नायलॉन, नियोप्रिन, सीईडी नायलॉन के साथ तुलना की गई है, ताकि आप देख सकें कि नियो सीईडी नायलॉन सर्वोद्देशीय इलास्टोमेर और अत्यंत बहुमुखी सिंथेटिक कपड़े में सक्षम है। सूर्य, ओजोन और मौसम से होने वाले क्षरण का विरोध करने वाले तेलों और रसायनों के संपर्क में आने पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप इस तरह के वाहन को पानी की सतह पर ले जाते हैं तो हमारे पास इसमें तेल हो सकता है, हमारे पास उसमें जल निकाय में रसायन हो सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं। आप इस विशेष सामग्री को घुमाने की स्थिति के संबंध में ले जाते हैं, इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, इसलिए इसका व्यापक रूप से ओवरक्राफ्ट, स्कर्ट और औद्योगिक एयर्स स्प्रे नेक में उपयोग किया जाता है। और एडवेंचर क्लॉथ, इसलिए हमने इस नियो प्रिंट कंटेंट नायलॉन को एक सामग्री के रूप में चुना है। यह डिस्प्लेसमेंट की तुलना अन्य सामग्री के संबंध में कर सकते हैं। नियो प्रिंट कार्ड नायलॉन के मामले में डिस्प्लेसमेंट न्यूनतम है, जो लगभग 2 mm है, और संरचनात्मक द्रव्यमान है और ये संगत भी, इसलिए हमने विश्लेषण के अनुसार स्कर्ट सामग्री IIL का चयन किया है जो एनी कॉर्ड नायलॉन है। और प्रत्येक भाग को हमें परिमिति तत्व विश्लेषण के संबंध में कम से कम अवधि चयन करना होगा, जो कि पहले के स्तर के समझ के संबंध में होगा। इस प्रकार के परिमिति एल विश्लेषण के लिए चाहे एक रैखिक प्रकार का है, गैर रैखिक प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे परिमितीय विश्लेषण फिनेट एलिमेंट मेथड को बोला गया है, जो एक प्रकार के परिदृश्य से निपट रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। BAR भाग को समझने पर व्यापक ज्ञान कैसे प्रदान करेंगे, इस पर बाहरी कारक कैसे प्रभावित कर रहे हैं, विशेष संरचना लोडिंग स्थितियों का सामना करने में कैसे सक्षम होंगे, क्या लोडिंग स्थिति पर्याप्त सक्षम है, डिजाइन को आगे बढ़ाएं, और विभिन्न पहलुओं का मतलब रूप से अंतिम DETC है। और विश्लेषण यही है जो हमने पहले एक बेसिकली रूप से किया है, जो DET के अकॉर्डिंग।